हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम करेंगे रिवीजन वर्कशीट। ठीक है, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज। कि बोर्ड पैटर्न में किस तरह का पेपर आता है, उस पैटर्न के आधारित है ये। तो हम 12th क्लास सब्जेक्ट हिंदी वर्कशीट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, जो अपने अर्धवार्षिक पेपरों के लिए जो पैटर्न लिया है, यानी अपने फाइनल ईयर की फाइनल पेपर में और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनका दोहरान करेंगे यानी रिवीजन करेंगे। देखिए, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, यानी विकल्पात्मक जो क्वेश्चंस आते हैं, वो मिनिमम हमारे कम से कम 780 आते हैं इसमें। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। पेपर में इसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, क्वेश्चन बनते कैसे हैं, यानी एक तो ये है कि चैप्टर्स के राइटर का नाम हो सकता है, उसकी रचनाएं हो सकती हैं, जस्ट फॉलोइंग उसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कि वन लाइनर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वह इन्हीं में से रचनाओं से, यानी कवि के लेखक परिचय से, कवि के परिचय से, कवि के डेट ऑफ बर्थ से लिया जाता है, या उनका स्थान पूछ लिया जाता है, या उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं पूछी जाती है, या किसी चैप्टर का नाम देने के बाद उस चैप्टर के राइटर का नाम पूछ लिया जाता है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस अपने पेपर में आते हैं, यानी बोर्ड पेपर में आते हैं। तो देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, कवि कैसे कवि सॉरी, मिस्टेक है ये शायद। तो राइट अपना है कवि, मिसप्रिंट हो गया शायद, है ना। देखो, कवि कैसे संसार को ठुकराता है। कैसे संसार को, यानी किस प्रकार के संसार को कवि ठुकराता है। तो ये अपने अगर याद हो तो हमारा हरिवंश राय बच्चन के चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, ईमानदार, सत्यनिष्ठ, कर्मशील या वैभवशाली। तो कवि किस प्रकार के संसार को ठुकराता है, किस प्रकार के। तो राइट आंसर होगा हमारा वैभवशाली। तो राइट आंसर है हमारा वैभवशाली, यानी हरिवंश राय बच्चन ने जो लिखा है उस चैप्टर से लिया गया है ये। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नाव बनाए कवि ने। नाव क्यों बनाई। सागर में घूमने के लिए, अर्थोपार्जन के लिए। अर्थ यानी धन कमाना, इसका मतलब है धन। मनोरंजन के लिए, संसार रूपी समुद्र से उद्धार। ये है इसका राइट। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा संसार रूपी समुद्र से उद्धार, यानी उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर है संसार रूपी समुद्र से उद्धार हेतु। थर्ड क्वेश्चन है अपना, कवि कवि किसका भार लिए फिरता है। कवि किसका भार लिए फिरता है। ये भी हमारे हरिवंश राय बच्चन चैप्टर से लिया गया है। समाज का, पापों का, सांसारिक उत्तरदायित्वों का, या कोई नहीं। या कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर है इसमें, इसका राइट आंसर है सांसारिक उत्तरदायित्वों का। क्या है इसका राइट आंसर, सांसारिक उत्तरदायित्वों का। देखो, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगते हैं। बच्चे कहाँ से झांकने लगते हैं।
देखिए कुंवर नारायण चैप्टर से देखो, छत से, नीड़ यानी घरों से, तो राइट आंसर अपना क्या है, नीड़ों से या दरवाजों से, खिड़की से, तो इसका राइट आंसर है नीड़ों से। बच्चे कहाँ से जानते हैं, नीड़ का मतलब होता है घर, नीड़ का मतलब होता है घर, घरों से। रघुवीर साय से लिया गया है ये अपना। कमरे में बंद अपाहिज कविता है उनकी एक, कैमरे में बंद, बंद अपाहिज कविता के कवि हैं आलोक धनवा, कुंवर नारायण या रघुवीर साहे या उमा शंकर जोशी। तो इसका राइट आंसर है रघुवीर सहाय, राइट आंसर है अपना रघुवीर सहाय। हमने चैप्टर में पढ़ा था, इसमें एक कैमरे में बंद अपाहिज यानी एक बेबस लाचार व्यक्ति की लाचारी का कैमरे पे दिखाना, शो अप करना, अपने टीवी की टीआरपी बढ़ाने के लिए उसको इमोशनली दिखाना, इस चैप्टर में यही आया था। यानी किस प्रकार एक बेबस व्यक्ति के दुखों को और अधिक बढ़ा देते हैं कौन, न्यूज चैनल वाले यानी टीवी वाले। किस तरह से इस चैप्टर में ये बताया गया है कि किस तरह से एक लाचार व्यक्ति, बेबस व्यक्ति जिसके पास अपने खुद के दुख है, यानी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर यानी शारीरिक विकलांगता है, शारीरिक विकलांगता है, और उसके बावजूद उसका क्या लिया जा रहा है, इंटरव्यू लिया जा रहा है, जिससे उसका दुख क्या कर रहे हैं, कम करने की जगह वो क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कम करने की जगह क्या कर रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, रघुवीर साहब, चैप्टर कैमरे में बंद अपाहिज कविता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैमरे में बंद अपाहिज कविता की शैली है, बंद अपाहिज कविता की शैली है वर्णात्मक, प्रश्न शैली, व्यास शैली या विवरणात्मक, विवरणात्मक यानी उसके बारे में बताया है, प्रश्न शैली, व्यास शैली या वर्णात्मक। तो अपना राइट आंसर है इसमें वर्णात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, सॉरी, विवरणात्मक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता के पंख लगा उड़ने के माने कौन नहीं जानता। कुंवर नारायण की चिड़िया के बहाने जो कविता है हमारी, उससे लिया गया है, यानी कौन नहीं जानता, चिड़िया नहीं जानती, कौन नहीं जानती, चिड़िया। तो राइट आंसर है हमारा चिड़िया। कविता के पंख लगा उड़ने के माने कौन नहीं, माने मतलब मतलब, माने का मतलब क्या होता है, मतलब। ठीक है, आगे है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, बात की चूड़ी मर जाना से कवि का क्या तात्पर्य है, बात की चूड़ी मर जाना से क्या तात्पर्य है, राइट आंसर है इसमें बात का प्रभावहीन हो जाना, बात में कसावट आ जाना, बात का सहज होना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बात का प्रभावहीन हो जाना, चूड़ी मर जाना यानी उस बात का प्रभाव नष्ट हो जाना, बात का प्रभाव खत्म हो जाना। तो इसका राइट आंसर है हमारा बात का प्रभावहीन हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दुनिया रोज बदलती है काव्य संग्रह किसका है, आलोक धनवा का, किसका है, आलोक धनवा का, कुंवर नारायण का या तुलसीदास का या जयशंकर प्रसाद का। दुनिया रोज बदलती है काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह है अपना, बताइए तो।
दुनिया रोज बदलती है काव्य संग्रह है। राइट आंसर है हमारा आलोक धनवा। ठीक है, देखो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अपने पेपर में, और अपने रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमारे कुछ व्याकरण वाले यानी ग्रामर वाले कुछ क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या अपनी वन लाइनर क्वेश्चन से ही आ जाते हैं, यानी रचनाएं वगैरह आ जाएंगी। राइटर का नाम वगैरह भी पूछा जा सकता है। जो अपने सिलेबस में अलंकार या शब्द शक्ति है, उनमें से भी ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो पैटर्न यही होता है, इस तरह से आते हैं। देखिए, शब्द की जो शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है, उसे रिक्त स्थान शब्द शक्ति कहते हैं। कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं? अभिधा। अभिधा, ठीक है। नरेश तो बैल है वाक्य में शब्द शक्ति है। नरेश तो बैल है, यानी इसमें लक्षण प्रकट हो रहे हैं कि नरेश यानी एक व्यक्ति बैल नहीं हो सकता, लेकिन बैल जैसी उसमें उसका स्वभाव यानी बैल जैसा है। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा। ठीक है, नेक्स्ट है पानी गए ना ऊबरे मोती मानस चून। पानी शब्द में अलंकार है। पानी शब्द में अलंकार है, तो राइट आंसर है श्लेष अलंकार। कारण, क्योंकि इसमें पानी के तीन अर्थ आ रहे हैं। इसमें पानी के कितने अर्थ हैं? तीन। एक तो जल ही है, एक है चमक, और एक है इज्जत। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। देखो, आपको मैंने अलंकार पढ़ाए तो बताए थे श्लेष में अर्थ कैसा होता है? चिपका हुआ होता है। जस्ट इसके विपरीत अगर हम यमक अलंकार की बात करते हैं, तो उसमें समानार्थी शब्द आ सकते हैं, जैसे एक जैसे शब्द आ सकते हैं, एक दूसरे एक समान शब्द आ सकते हैं। जैसे इसमें कनक कनक एक साथ आए हुए शब्द हैं, इनसे इनकी पहचान कर सकते हैं। इसमें कनक के दो अर्थ हैं। कनक के क्या अर्थ हैं? दो अर्थ हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक। तो एक कनक का अर्थ होता है सोना, जस्ट एक का होता है धतूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां वास्तविक विरोध ना होते हुए यानी विरोध ना होते हुए भी विरोध का क्या हो? आभास हो। कौन सा अलंकार है? नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है, विरोधाभास अलंकार। ये अलंकार अपने टॉपिक है सिलेबस में। देखिए, इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी श्लेष यमक ये दोनों कंफ्यूजिंग वाले हैं। बट पहचान यही है कि श्लेष में अर्थ चिपका हुआ होता है, यानी शब्द के अर्थ निकलते हैं। यमक में उनके एक शब्द में कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन इनकी समानता भी होती है। और विरोधाभास अलंकार में विरोध ना होते हुए भी क्या लगता है? विरोध लगता है। तो वहां कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार। देखिए, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस अपने पेपर में आते हैं, स्थान आते हैं। आगे हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, यानी अति लघुत्रात्मक प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन है, कवि का संसार से नाता क्यों नहीं बन पाता है? क्यों नहीं बन पाता है? देखो, कवि क्यों नहीं बन पाता है? देखो, क्योंकि कवि क्या है? भावुक है। ठीक है, कवि क्या है? भावुक और कोमल स्वभाव का है। इसलिए संसार के लोग स्वार्थी अधिक होते हैं। कवि का इससे रिश्ता मतलब नाता, नाता मतलब होता है रिश्ता।
ठीक है। संसार के लोग कैसे हैं? स्वार्थी अधिक है, इसलिए कवि का नाता नहीं बन पाता है। ठीक है, राइट आंसर अपना है इसमें कि कवि कैसा है? कोमल स्वभाव का है, भावुक व्यक्ति है, और समाज और संसार के व्यक्ति कैसे हैं? स्वार्थी हैं। ठीक है, लोभ से युक्त है, अपने अपने स्वार्थ में अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, इसलिए कवि का उनसे रिश्ता या नाता नहीं बन पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि सदा किसका ध्यान किया करता है? कवि किसका ध्यान किया करता है? अपनी इच्छाओं का, अपनी पूर्ण भावनाओं का, अपने जीवन के लक्ष्य का, यानी कवि किसका चिंतन करता है? अपने जीवन के कुछ लक्ष्य प्राप्त करने का, लक्ष्य के बारे में, अपना कोई लक्ष्य उसको प्राप्त करना है, उसके बारे में चिंतन करता है, यानी ध्यान करता है। ठीक है, क्योंकि सदैव वो अपनी पूर्ण भावनाओं को क्या करना चाहता है? पूर्ण करना चाहता है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। अपने लक्ष्य को क्या करना चाहता है? प्राप्त करना चाहता है। तो कवि सदैव अपनी प्रेम पूर्ण भावनाओं का तथा अपने जीवन के लक्ष्य का चिंतन किया करता है। तो राइट आंसर है हमारा, कवि चिंतन किया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो, पतंग उड़ाने की तुलना किससे की गई है? देखो, पहले तो हमें ये समझना है कवि का मन, राइट आंसर तो इसमें है कवि का मन, बट क्या है? देखो, मन कैसा है? यानी कल्पना, भाव, विचार, कल्पनाओं की ऊंची उड़ान। ठीक है, यानी कवि के मन के समान, किसकी तुलना किसके समान की गई है? मन के समान की गई, लेकिन मन कैसा है? ऐसे, यानी चंचल है। मन कैसा है? ठीक है, कवि ने प्रातः नभ को नीला शंख जैसा क्यों बताया है? देखो, प्रातः नभ को नीला शंख की तरह क्यों बताया है? नीले शंख की तरह, यानी जब सवेरा होता है तो आकाश में लालिमा होती है। क्या होती है? लालिमा होती है। प्रात का नभ कुछ अंधेरे से, यानी देखो अंधकार, यानी रात्रि में क्या है? अंधकार है। जब अंधकार जैसे जैसे छटता है, हमारा सवेरा होने लगता है, तो आकाश में हल्की हल्की लालिमा, ये जो अंधकार के साथ कालिमा के साथ क्या आती है? लालिमा भी लगती है, और ऐसा लगता है कि आकाश नीला हो गया है। आकाश कैसा हो गया है? नीला हो, वातावरण स्वच्छ और साफ दिखने लगता है, और आकाश का रंग कैसा हो जाता है? हल्का हल्का नीला हो जाता है। और फिर बाद धीरे धीरे जब प्रातकालीन छटा बढ़ने लगती है, तो वो कैसा हो जाता है? गहरा नीला, यानी निर्मल हो जाता है, और मनोरम, यानी बहुत सुंदर दिखता है। वातावरण कैसा दिखता है हमें? आकाश यानी बादल हमें कैसा दिखता है? बेहद सुंदर प्रतीत होता है, निर्मल प्रतीत होता है, स्वच्छ प्रतीत होता है। ठीक है, देखो, पतंग चैप्टर से लिया गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पतंग उड़ाने वाले बच्चों को कौन बुला रहा है? कौन बुलाता है बच्चों को? बच्चे, जैसे अभी वातावरण में अभी पतंग उड़ाएंगे, तो बच्चे पतंग के साथ साथ क्या करते हैं? खुद भी उड़ते हैं, यानी उनका मन चंचल होता है, एक जगह वो स्थिर नहीं रहते हैं, उनका मन चलायमान रहता है, कभी इधर पे, कभी एक छत से कभी दूसरी छत पर, वो क्या करते हैं? पतंग के साथ साथ उड़ते रहते हैं। ऐसे ही उनको कौन बुलाता है? जैसे शरद ऋतु के आगमन पर, ठीक है, भादव जाने पर शरद ऋतु जब आती है, तो वातावरण कैसा हो जाता है? स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, यानी साफ और चमकीला हो जाता है, और आकाश में मंद हवा भी, यानी प्रवाह बहती है, और बच्चों को बुलाती है, मन बच्चे के मन को क्या करती है? आकर्षित
करती है। ठीक है। और पतंग के साथ साथ बच्चे का मन भी क्या करता रहता है, उड़ता रहता है, क्योंकि बच्चे का मन कैसा होता है, नाजुक होता है, ठीक है, चंचल होता है। जैसे पतंग एक उड़ती रहती है, ऐसे ही बच्चे का मन भी उड़ता रहता है। और कौन बुलाता है उसको, शरद ऋतु का स्वच्छ आकाश एवं हवा का मंद प्रवाह बच्चों को बुलाता है। देखिए, लघुत्रात्मक प्रश्न, ठीक है। देखो अपने पेपर में या तो राइटर का नाम यानी कवि का नाम या लेखक का कवि परिचय, व्यक्तित्व परिचय या कृतित्व या व्यक्तित्व दोनों ही पूछे जाते हैं। यानी उनकी रचनाएं हमें उनके व्यक्तित्व में और उनकी क्या क्या उन्होंने उपलब्धियां की हैं, क्या क्या पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए हैं, किन किन रचनाओं को उन्होंने लिखा है, उनका जन्म स्थान आदि वो पूरा हमें परिचय देना पड़ता है, रचनाओं के बारे में लिखना है। ये हमारे मोस्ट यानी आते ही आते हैं, फिक्स इंपॉर्टेंट, समझ लेना इस तरह के क्वेश्चनों को। इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं, यानी कवि का परिचय हुआ या लेखक का परिचय या लेखक का परिचय की जगह वो पूछ सकता है उनका व्यक्तित्व और जस्ट पूछ सकता है कृतित्व या पूछ सकता है उनकी काव्य रचना। ठीक है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यानी लेखक और उनके कवि परिचय पूछे जाते हैं। तो देखिए, हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 इलाहाबाद में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं उनकी प्रमुख रचनाएं उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे इसमें है प्रवासी की डायरी, यानी उनकी क्या है, ये डायरी है। ओके। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर बसेरे से दूर, द्वादश के सोपान इनकी आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा के कितने खंड हैं, 4 खंड। कितने खंड हैं, 4 खंड। इनकी आत्मकथा के कितने खंड हैं, 4 खंड। और इनकी रचनाएं हैं मधुबाला, मधु कलश, मधुशाला, ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था, 1907 इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुबाला, मधु कलश और मधुबाला, मधु कलश और मधुशाला है। और एक आध इनकी रचनाएं हैं जैसे निशा निमंत्रण है इनकी। और रचनाएं भी हैं कुछ, जैसे कि हम लिख सकते हैं निशा निमंत्रण भी है इनकी।
और नए पुराने झरोके ये भी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, जैसे डायरी का नाम है। और आत्मकथा के कितने भाग हैं इनके? 4 भाग हैं। ठीक है, मिलन यामिनी भी है इनकी रचना का नाम एक। मिलन यामिनी भी इनकी रचना का नाम है। प्रमुख रचनाएं तो इनकी 3 हैं। आत्मकथा भी इनकी बहुत फेमस है। और आरती और अंगारे भी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में इनको हालावादी कवि कहा जाता है। क्या, कौन से कवि कहा जाता है हरिवंश राय को? हालावादी कवि कहा जाता है। हालावादी कवि, ठीक है, हालावादी कवि भी कहा जाता है। यानी पूछा जा सकता है कि इस हरिवंश राय बच्चन को किस काल के कवि माने जाते हैं? यानी हालावाद के प्रवर्तक हैं ये, हालावाद के प्रवर्तक माने गए हैं। इनको सरस्वती पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। कौन सा पुरस्कार? सरस्वती पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। लिख सकते हैं हम। सरस्वती पुरस्कार। तो हमें ऐसे चैप्टर राइटर याद करने अपने पेपर में आते ही आते हैं, फिक्स है। 3 नंबर का आता है ये क्वेश्चन। यानी कवि की रचनाएं, यानी कवि के व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाता है, उसकी कृतित्व के बारे में पूछा जाता है, कवि के या लेखक के ऑप्शन में आते हैं ये। तो हमें याद करने ही करने हैं ये। ठीक है, तो कैसे लिखना है? हमें उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उनकी रचनाएं लिखनी है, जस्ट हमें उनके पुरस्कार भी लिख देने हैं, और उनकी पढ़ाई के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र के बारे में, किन उपलब्धियों के बारे में भी लिखना है। जैसे इसको किस काल के प्रवर्तक माने गए हैं? ये हालावाद के प्रवर्तक माने गए हैं। किस काल के? यानी हालावाद के प्रवर्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समाचार लेखन और 6 ककार का संबंध बताइए। समाचार लेखन और 6 ककार का संबंध बताइए। ये हमारे माध्यमों यानी लेखन से लिया गया है। विशेष जो लेखन है लगे हुए हैं उनमें से देखो, 6 ककार यानी क्या, कौन, कब और कहाँ तथा कैसे और क्यों, ये 6 ककार हैं हमारे।
क्या, कौन, कब, कहाँ। कैसे और क्यों। यानी शुरुआत के 4 ककार हमारे कौन से हैं? प्रारंभ, और ये हमारे अंतिम। ठीक है, समाचार लेखन में 6 ककार का होना आवश्यक है। इसके अकॉर्डिंग ही समाचार पत्र यानी समाचार लेखन किया जाता है। ठीक है, समाचार पत्र में मुख्य पृष्ठ पर क्या मुख्य बिंदु के साथ ही लिखा जाता है? ठीक है, तो कितने ककार हैं हमारे? 6 ककार हैं। कितने ककार हैं हमारे? 6 ककार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए उनके प्रकारों के नाम लिखे। यानी शब्द का व्यापार करने वाली वृत्ति को क्या कहेंगे हम? शब्द शक्ति। वृत्ति को क्या कहते हैं हम? शब्द शक्ति। यानी परिवर्तन आ जाता है शब्द शक्ति से। जस्ट उसके 3 प्रकारों के नाम है, अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति। नेक्स्ट है हमारी लक्षणा। थर्ड है हमारी व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, तो कितने प्रकार की शब्द शक्ति है? 3 प्रकार की। यानी शब्द के का व्यापार करने वाली, शब्द की बोध करने वाली वृत्ति को हम क्या कहेंगे? शब्द शक्ति कहते हैं। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। यानी अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, अभिधा में सहज अर्थ होता है, अभिधा को वाचक भी कह सकते हैं। शब्द कौन सा होता है इसमें? वाचक। इसमें होता है लक्षक, इसमें होता है व्यंजक। ये 3 क्या है? शब्द। ठीक है, जैसे अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण होता है कि वह पढ़ रहा है, वह जा रहा है। तो सीधे अर्थों में हमें जो अर्थ समझ में आ जाए, सहज अर्थ आ जाए, वो अभिधा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति में व्यंग होता है या कोई मुहावरा हो सकता है, लोकोक्ति हो सकती है, तो वो किस में आएगी? लक्षणा में। जैसे यह लड़की तो निरी गाय है। ये लड़की क्या है? गाय है। लड़की गाय जैसा उसका कैसा है? स्वभाव है, यानी सरल स्वभाव है। तो कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति। जस्ट व्यंजना का एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। जैसे बोला जाए कि पुजारी ने कहा संध्या हो गई, तो इसका मतलब है कि पूजा का टाइम हो गया, यानी आरती का टाइम हो गया। तो ये कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना। यानी इसमें एक अन्य अर्थ आता है। कौन सा आता है? अन्य अर्थ प्रकट होता है। लक्षणा में लक्षण प्रकट होते हैं और अभिधा में सहज और सरल अर्थ प्रकट होता है। ये 3 शब्द शक्ति हैं, इनके 3 शब्द होते हैं। ठीक है, 3 शब्द शक्ति होती है और इनके अकॉर्डिंग 3 शब्द होते हैं। जस्ट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण
लिखिए। तो अनुप्रास अलंकार में अनेक वर्ण या दो से अधिक वर्ण, वर्ण यानी बार बार आए या एक ही क्रम में आए, वर्णों की आवृत्ति को, वर्णों की आवृत्ति को तो क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। शब्दों की नहीं है, इसमें है वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति या वर्ण कैसे आएंगे? क्रम में आना। ठीक है, वर्ण आएंगे इसमें, वर्णों की आवृत्ति पुनः होती है, आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है, एक जैसे ही वर्ण आते हैं। जैसे हम उदाहरण लिख सकते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल। तरनी तनुजा तट तमाल। तो इसमें किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है? तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कैसे, किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है? तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है इसमें? तय वर्ण की। तय वर्ण की जहां आवृत्ति है वह हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। यानी यहाँ पर वर्णों की पुनः पुनः आवृत्ति होती है। वर्ण क्रम से भी आ सकते हैं। वर्ण का मतलब है शब्द से नहीं है, वर्ण से। ठीक है, उसकी आवृत्ति होगी, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भगवान भयंकर बुरी बीती भगाइए। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, छोरटी है गोरटी। ठीक है, यानी इसमें हमें याद क्या करना है? वर्णों की आवृत्ति का क्रम याद करना है, वर्णों की आवृत्ति होगी ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पारिभाषिक शब्दावली। अकाउंटेंट मतलब लेखाकार होता है, ये अपने क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। ठीक है, एक्शन मतलब कार्यवाही। आगे देखिए, ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही। ठीक है, तीनों ही मतलब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग क्या कीजिए? व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या के लिए हमें सबसे पहले 4 बिंदुओं को देखना है, यानी 4 पॉइंटों को हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हमें लिखना है संदर्भ, फिर लिखना है प्रसंग, फिर करनी है हमें व्याख्या, और लास्ट पॉइंट है हमारा विशेष। ये 4 पॉइंट हमें करने हैं। ये कम से कम हमारे 6 अंक की आती है। ठीक है, देखिए, जैसे इसमें कुछ पंक्तियां हैं, फूल है श्री बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है आषाढ़ तक, जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है, मन रम गया तो भर भादों में भी फूलता रहता है। तो ये पंक्तियां हमारी किस चैप्टर से ली गई है? पहले तो हमें लिखना है संदर्भ में उस चैप्टर का नाम प्लस राइटर का नाम। तो ये किससे ली गई है हमारी? जैसे सृज के फूल से ली गई है। ये हमारी सीरीज के टूल से, प्लस इसके राइटर का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये पॉइंट हमें लिखना है संदर्भ में, जिसमें हमें राइटर का नाम प्लस उसके चैप्टर का नाम लिखना है। फिर लिखना है हमें प्रसंग की किसके बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया है, जैसे सीरीज के बारे में बताया, सीरीज का क्या है? फूल है, इसमें उसके बारे में बताया है। तो ये लिखेंगे हम
प्रसंग में। ठीक है, व्याख्या का मतलब उसको एक्सप्लेन करना कि किस प्रकार शीर्ष का फूल किस मौसम में खिलता है और आषाढ़ के बाद भादों के बाद उसका में क्या परिवर्तन होता है, उसको एक्सप्लेन किस में करना है, हमें व्याख्या में करना है। व्याख्या का मतलब होता है शब्दों को बढ़ा के कहना, उसका विस्तार से बताना, वो क्या होता है, हमारी व्याख्या होती है। जस्ट हमारा 4 पॉइंट आता है विशेष। तो विशेष में हमें इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है, जैसे राइटर के बारे में लिख सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी काल के क्या है, कवि हैं, तो इनके काल का नाम लिख सकते हैं। काल यानी किस काल खंड के हैं, किस समय के ये कवि हैं, वो हम किस में लिख सकते हैं, विशेष में लिख सकते हैं। प्लस हमें अगला पॉइंट, हमें व्याकरण टिप्पणी लिखनी है, यानी व्याकरण का कोई भी हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, वो भी हम विशेष में ऐड करेंगे। तो व्याख्या के लिए हमें 4 पॉइंट याद करने हैं। सबसे पहला संदर्भ, प्लस सेकंड है हमारा प्रसंग, फिर हमें व्याख्या करनी है और लास्ट पॉइंट हमें लिखना है विशेष। अगर इस पैटर्न को फॉलो किया जाता है तो कोई भी नंबर नहीं कट सकता। मेन हमारे 6 नंबर का ये है, तो इसमें से संदर्भ और प्रसंग पे मिनिमम आपको 2 नंबर मिलते हैं, व्याख्या के 2 और विशेष के भी। तो आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो 6 की 6 नंबर आ सकते हैं। तो मैन हमें राइटर और चैप्टर के नाम याद होने चाहिए और विशेष में कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप यानी पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थशास्त्रीय पत्र यानी सरकारी एक सरकारी व्यक्ति दूसरे सरकारी व्यक्ति को जो लिखता है उसको किस में बोला जाता है, अर्थशास्त्र की यानी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। इसके प्रारूप में सबसे पहले आता है राजस्थान सरकार। हम सबसे पहले टाइटल में लिखेंगे राजस्थान सरकार या भारत सरकार, ये हमारा भी सेंटर में हमें इसको लिखना है। जस्ट इसमें कोई भी प्रारूप में अगर चिकित्सा के बारे में पूछा जाए तो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से जो सलाह ली जाती है, जिस प्रकार से सलाह ली जाती है वो किस में आएगी, हमारी इस पत्र के अंतर्गत आती है। क्रमांक संख्या हमें इसमें मेंशन करनी होती है, क्रमांक संख्या हमें देखनी है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो हमें सबसे मेन चीज इसमें होना है कि बीच सेंटर में हमें क्या लिखना है, तो हमें बीच में लिखना है इसमें राजस्थान सरकार लिखना है, ये हमारा टाइटल होगा, सेंटर में आना चाहिए। जस्ट क्रमांक संख्या हमारी, क्रमांक संख्या हम मेंशन कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, जस्ट हमें साइड में उसमें पद का नाम होगा और बीच में इसका प्रारूप होगा, बीच में इसका क्या होगा, प्रारूप होगा, मध्य में मध्यम। जस्ट लास्ट में हम हस्ताक्षर करेंगे, जो हमारे सेंटर पे इस टाइप पद पे जहाँ पे हमने नाम लिखा वहां पर हम हस्ताक्षर मेंशन करेंगे और अधिकारी का नाम होगा, किसका होगा, अधिकारी का नाम का नाम। ठीक है, तो अगर हमने पैटर्न फॉलो किया तो हमारे नंबर नहीं कट सकते। तो कहने का मतलब ये है औपचारिक पत्र के अंतर्गत यानी अर्थशास्त्रीय पत्र के अंतर्गत सेंटर में हम लिखेंगे राजस्थान सरकार या भारत सरकार लिखेंगे, जस्ट साइड में हम क्रमांक संख्या ही लिखेंगे। ठीक है, क्रमांक संख्या कोई भी मेंशन अगर कर सकते हैं उसमें 1 2 3 या और भी कुछ, जस्ट इस साइड में हमें लिखना है उसके पद या अधिकारी का नाम। और शुरुआती में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि अर्धशासकीय पत्र में एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को जानना जरूरी है, वो उससे जानेगा तभी तो लिखेगा, यानी अधिकारी की अधिकारी से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आज हमने वर्कशीट में बोर्ड के पेपर में जिस तरह से आता है वो पैटर्न को देखा है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हमने रिवाइज की, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चंस किए, वन लाइनर क्वेश्चंस किए। ठीक है, कुछ ग्रामर का कुछ पोर्शन हमने इसमें डिस्कस किया, प्लस हमने व्याख्या कैसे की जाती है उसके कुछ पॉइंटों को देखा है। ठीक है, व्याख्या के चारों पॉइंटों को हमने डिस्कस किया। लास्ट हमने इसमें अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप देखा, यानी मिड में और सेंटर में
मिड में और एंड में हमें क्या लिखना है, उस प्रारूप को हमें देखना है, इस तरह का पैटर्न फॉलो करना है, ये आते ही है। और हमने लास्ट इसमें लेखक का और कवि का परिचय भी समझा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।